नमस्ते दोस्तों। आज जो हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के जनवरी महीने का जनवरी 2025 का लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं। इस लेक्चर नंबर 3 में हम लोग जो आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य वाला जो टॉपिक है प्रतियोगिता दर्पण का, उसको देखेंगे। तो सबसे पहला न्यूज है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई। तो पहला टॉपिक है हमारा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा जो है पहले 10 लाख रुपए तक था, अब उसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। देखते हैं। देखिए, 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ऋण की सीमा को मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। यह वृद्धि मुद्रा योजना के समग्र उद्देश्य को आगे बढ़ाने की आकांक्षा रखती है, जो कि वित्त पोषित लोगों को वित्त पोषित करना है। यह वृद्धि विशेष रूप से उभरते उद्यमों के लिए फायदेमंद है, जिनसे उनके विकास और विस्तार में मदद मिलेगी। यह कदम एक मजबूत उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। तरुण प्लस की नई श्रेणी बनाई गई है। ठीक है, तरुण प्लस की नई श्रेणी बनाई गई। पहले क्या था? शिशु ऋण था। पहले क्या था? शिशु ऋण था। तो शिशु ऋण में 50,000 रुपये तक हम लोग देते थे। शिशु ऋण में 50,000 रुपये मतलब सरकार देती थी। शिशु ऋण में 50,000 रुपये देती थी। ठीक है। उसके बाद किशोर ऋण था। किशोर ऋण में क्या होता था? किशोर ऋण में 50,000 रुपये से लेकर के 5 लाख रुपए तक दिया जाता था। 50,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक दिया जाता था। फिर क्या हुआ? किशोर ऋण के बाद, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा। किशोर ऋण हो गया। किशोर ऋण के बाद था तरुण श्रेणी की ऋण। तो उसके बाद था तरुण श्रेणी का ऋण। तो तरुण श्रेणी के ऋण में दिया जाता था 10 लाख रुपए तक। तरुण श्रेणी के ऋण में दिया जाता था 10 लाख रुपए तक। अब जो है एक नया श्रेणी बना दिया है, तरुण प्लस की नई श्रेणी में 10 लाख रुपए से, मतलब तरुण श्रेणी में 5 लाख से 10 लाख तक था। तरुण श्रेणी में 5 लाख से 10 लाख था। और तरुण प्लस नई श्रेणी में 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक के ऋण दिए जाएंगे। यह उन उद्यमों को उपलब्ध होगी, जो ऐसे उद्यमियों को उपलब्ध होगी जिन्होंने तरुण श्रेणी के तहत पिछले ऋणों का लाभ उठाया है और उन्हें सफलतापूर्वक चुकाया है। 20 लाख रुपए तक के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋणों की गारंटी कवरेज माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड्स के तहत प्रदान की जाएगी। तो इसकी जो मतलब जो गारंटी है वो किसके द्वारा प्रदान की जाएगी? क्रेडिट गारंटी फंड के द्वारा प्रदान की जाएगी। तो इस वीडियो का मतलब इस टॉपिक का सार क्या रहा? इस टॉपिक का सार ये रहा कि 10 लाख रुपए से जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो 10 लाख रुपए था, उससे ऋण की सीमा को अब बढ़ाकर रुपए जो है 20 लाख रुपए तक कर दिया गया है। और जो 20 लाख तक किया गया उसमें एक श्रेणी बनाया गया है जिसको नाम तरुण प्लस श्रेणी का नाम दिया गया। तरुण प्लस श्रेणी का नाम दिया गया। पहले क्या था? पहले क्या था कि शिशु ऋण था। एक शिशु ऋण था। ठीक है, एक शिशु ऋण था। फिर एक किशोर ऋण था। ठीक है, फिर एक तरुण ऋण, तरुण श्रेणी थी, तरुण श्रेणी था, और एक तरुण प्लस श्रेणी बना दिया। तो शिशु ऋण में 50,000 रुपये तक, 50,000 तक दिया जाता था। किशोर ऋण में 50,000 से 5 लाख रुपए तक दिया जाता था। और तरुण श्रेणी में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक दिया जाता था। और तरुण प्लस श्रेणी में 10 से 20 लाख रुपए तक दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा टॉपिक पहला कंप्लीट। दूसरा टॉपिक है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से रिलेटेड। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में चौथे दर का विलय हो सकता है। बैंकों की संख्या 43 से घटकर 28 होने की संभावना है। प्रस्तावित कदम सरकार के एक राज्य एक आरआरबी लक्ष्य का हिस्सा है। मतलब एक राज्य रहेगा और एक राज्य रहेगा और एक आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक रहेगा। तो एक राज्य एक आरआरबी के तहत जो है सरकार इस चीज को करने जा रही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में चौथे दौर का विलय होने की संभावना है तथा समेकन के माध्यम से इन बैंकों की संख्या 43 से घटकर 28 हो जाएगी। ठीक है।
अब आरआरबी के बारे में जान लेते हैं। आरआरबी होता क्या है। तो आरआरबी की स्थापना 26 सितंबर 1975 को जारी अध्यादेश तथा इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के अंतर्गत 1975 में की गई थी। पहले तो 1975 में अध्यादेश के द्वारा किया गया, फिर एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 में लाया गया, जिसके अंतर्गत 1975 में इसकी स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करना तथा सहकारी ऋण संरचना के लिए पूरक चैनल का निर्माण करना था। इन्हें ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण बनाने के लिए शुरू किया गया था और भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकार और बैंक, आमतौर पर सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जिसने आरआरबी को प्रायोजित किया है का शेयर पूंजी क्रमशः, मतलब जैसे भारत सरकार का 50%, उसके बाद राज्य सरकार का 15% और जो बैंक आरआरबी को प्रायोजित करते थे उसका 35% का अनुपात होता था, 50, 15, 35। उसके बाद जिन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में आरआरबी का एकीकरण होगा उसमें आंध्र प्रदेश जहां सबसे अधिक आरआरबी हैं, उसका उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल प्रत्येक में 3 है तथा बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान प्रत्येक 2 शामिल है। सबसे ज़्यादा आरआरबी कहाँ पे है। तो सबसे ज़्यादा आरआरबी हमारा आंध्र प्रदेश में है जिसमें 4 आरआरबी है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, यूपी और वेस्ट बंगाल में 3-3 आरआरबी है। उसके बाद और सब राज्यों में से बिहार हो गया, गुजरात हो गया, हमारा बिहार हो गया, गुजरात हो गया, इस सब में 2-2 आरआरबी है। तो ये हो जाएगा। तेलंगाना के मामले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एकीकरण विलय आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक की परिसंपत्ति और देनदारियों की वही आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक और तेलंगाना ग्रामीण बैंक के बीच विभाजित करने के अधीन होगा। तो इसके कुछ उतना है नहीं। देखिए क्या है। आरआरबी को अपने ऊपरी व्यय को कम करने, प्रौद्योगिकी के उपयोग को अनुकूलित करने, पूंजी आधार और परिचालन के क्षेत्र को बढ़ाने और उनके जोखिम को बढ़ाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से सरकार ने 2004-05 में आरआरबी के संरचनात्मक समेकन की पहल की थी। इसके परिणामस्वरूप 3 चरणों के एकीकरण के माध्यम से 2020-21 तक आरआरबी की संख्या 196 से घटकर 43 हो गई थी और अब 43 से घटकर 28 हो जाएगा जब ये सारा एकीकरण हो जाएगा। तो प्रस्तावित विलय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किसी राज्य में विलय करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सबसे अधिक कारोबार जमा तथा अग्रिम वाला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उस राज्य में हस्तांतरित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मतलब जो सबसे ज़्यादा जमा और अग्रिम देता होगा ना उसी में सब मिल जाएंगे। इसके अलावा हस्तांतरित आरआरबी का प्रायोजक बैंक जिसका सभी समामेलित आरआरबी में सबसे बड़ा कारोबार और शाखा नेटवर्क है, समामेलित आरआरबी का प्रायोजक बैंक बन जाएगा। जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो प्रायोजित बैंक बन जाएगा। आरआरबी का नया नाम तय करते समय एक समान वाक्य विन्यास, राज्य का नाम, राज्य, राष्ट्र, जैसा कि राजस्थानीय भाषा में, ग्रामीण स्थानीय भाषा में बैंक को अपनाया जा सकता है। आरआरबी के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2023 के अंत में तक 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आरआरबी को 21,995 शाखाएं, 30.6 करोड़ जमा खाते और 2.9 करोड़ ऋण खाते हैं। 43 आरआरबी की सामूहिक जमा राशि अग्रिम, शुद्ध और निवेश क्रमशः 6,08,509 करोड़ रुपए और 3,86,951 करोड़ रुपए और 3,13,401 करोड़ रुपए है। तो ये हो गया आरआरबी के बारे में न्यूज़। तो आरआरबी के बारे में क्या क्या हम लोग जान गए ये देख लेते। देखिए अब इसको हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं, इस न्यूज़ को शॉर्ट में देख लेते हैं। 43 आरआरबी है, इसको 28 करने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे ज़्यादा आरआरबी अभी आंध्र प्रदेश में 4 है, उसके बाद यूपी और वेस्ट बंगाल में 3-3 है, बाकी बिहार, गुजरात ये सब में 2-2 है। ठीक है। अब ज्ञातव्य है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पूंजी में केंद्र सरकार का योगदान 50% का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का योगदान 50% का होता है, केंद्र सरकार का योगदान 50% का होता है और 15% का योगदान राज्य सरकार का होता है और 35% का योगदान जो है प्रायोजक बैंक का होता है। तो क्वेश्चन आ गया कि आरआरबी में किसका कितना कितना योगदान रहता है। तो 50% केंद्र सरकार का, 15% राज्य सरकार का और 35% रहता है प्रायोजक बैंक का योगदान रहता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा टॉपिक पे चलते हैं। अब ये देखिए ये सेबी का बिल्डिंग है, सेबी मतलब सेबी के लिए न्यूज है। एसएमई, जो एसएमई है, एसएमई इसके आईपीओ में आवेदन हेतु न्यूनतम राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए। क्वेश्चन पूछ देगा कि एसएमई में आवेदन के लिए, आईपीओ में आवेदन के लिए न्यूनतम राशि कितनी रखी गई है। तो 2 लाख रुपए रखी गई है। कितने रुपए रखे गए, 2 लाख रुपए रखे। अब न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। जो सेबी है यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने मंगलवार को एमएसई आईपीओ के लिए न्यूनतम आवेदन राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल जोखिम उठाने की क्षमता और निवेश करने की क्षमता वाले सूचित निवेशक ही आवेदन करने के लिए पात्र हों।
बाजार नियामक ने परामर्श पत्र में कहा, यह देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में एमएसई आईपीओ में खुदरा व्यक्तियों की भागीदारी बढ़ी है। इसीलिए यह देखते हुए एमएसई आईपीओ में जोखिम का तत्व अधिक होता है और लिस्टिंग के बाद भावना बदलने पर निवेशक फंस जाते हैं। छोटा खुदरा निवेशकों के हितों की रक्षा, आवेदन का आकार बढ़ाने का प्रस्ताव है। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूज खत्म। मतलब न्यूज ये था कि जो एसएमई में, स्मॉल एसएमई है लघु एवं मध्यम उद्योग, लघु एवं मध्यम उद्योग, एसएमई लघु एवं मध्यम उद्योग, इसमें जो है आईपीओ की राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का प्लान है। 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का सेबी का प्रस्ताव है। और संभावित वृद्धि 4 लाख रुपए तक भी की जा सकती है, धीरे धीरे करेंगे। संभावित वृद्धि 4 लाख तो, लेकिन अभी 2 लाख किया, इसलिए हम लोग को 2 लाख ही याद रखना है कि कितना है, 2 लाख है। आगे 4 लाख न्यूज में आएगा तो बता दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया न्यूज हमारा खत्म। अगला न्यूज है हमारा 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 में पंचायती राज मंत्रालय के मंडप में आए पंचायत विकसित भारत 2047। मतलब ये है कि व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक सहयोग पर नहीं, भारत का 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में संपन्न। भैया ना, भारत का 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में संपन्न। यहाँ देखिए, पंचायती राज मंत्रालय ने 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तैयार है। सचिव श्री विवेक भारद्वाज 14 नवंबर 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में मंत्रालय के अत्याधुनिक मंडप का उद्घाटन करेंगे। हॉल नंबर H4 स्टॉल 4G12A में स्थित इस मंडप की थीम पंचायत @विकसित 2047 है। पंचायत @विकसित भारत 2047 है। यह मंडप पंचायतों को ग्रामीण शासन की आधुनिक तकनीक सक्षम और जवाबदेह संस्थानों में बदलने के लिए मंत्रालय के दृष्टिकोण को दर्शाता है। डिजिटल परिवर्तन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप पंचायती राज मंत्रालय का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में सभी पंचायतें तकनीकी और डिजिटल संचालित आधुनिक संस्थाओं के रूप में विकसित होगी। यह मंडप एक गतिशील मंच के रूप में कार्य करता है जो क्रांतिकारी डिजिटल पहलों को संदर्भित करता है। यह ग्रामीण शासन को नया रूप दे रहा है। यह डिजिटल परिवर्तन का मुख्य आकर्षण मेरी पंचायत मेरी ऐप है, जो एक अभिनव उपकरण है जो पंचायत सेवाओं को सीधे नागरिक के स्मार्टफोन पर लाता है। तो मेरी पंचायत मेरी ऐप पंचायत सेवाओं को सीधे नागरिकों के स्मार्टफोन पर लाता है, जिसमें सेवाओं, गतिविधियों और वित्तीय जानकारी तक अभूतपूर्व पहुंच संभव होती है। मंत्रालय के व्यापक डिजिटल इकोसिस्टम ई ग्राम स्वराज में 22 भारतीय भाषाओं से उपलब्ध एक एकीकृत प्लेटफॉर्म शामिल है, जिसमें सुव्यवस्थित योजना, बजट और निगरानी क्षमताओं के माध्यम से पंचायत कार्यों को बदल दिया है। अग्रणी ग्राम मानचित्र, ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानिक योजना और मौसम पूर्वानुमान के लिए परिष्कृत भू स्थानिक समाधान प्रदान करके इस डिजिटल परिवर्तन को और आगे बढ़ाता है, जिससे सौर छत क्षमता के आकलन के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ एकीकरण भी शामिल है। पंचायत निर्माण एक और अभूतपूर्व पहल है, जिससे नए नागरिकों को पंचायत बैठक की कार्रवाई और ग्राम सभा के फैसलों तक सीधी पहुंच प्रदान करने और ग्रामीण शासन में पारदर्शिता में क्रांति ला दी है। स्वामित्व योजना ग्रामीण संपत्ति अधिकारों के आधुनिकीकरण, भूमि संबंधी विवादों को काफी कम करने और ग्रामीण नागरिकों के लिए आर्थिक अवसर पैदा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मंडप में सौर ऊर्जा से चलने वाले ग्राम पंचायत भवन, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल सूचना डिस्प्ले और डिजिटल और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली कॉमन सर्विस सेंटर की विशेषता वाला एक व्यापक स्मार्ट पंचायत मॉडल प्रदर्शित किया गया है। ये सुविधाएं टेलीमेडिसिन सुविधाओं और स्वास्थ्य एटीएम के साथ पंचायतों के समग्र सेवा प्रदाताओं के रूप में विकसित विकास को प्रदर्शित करता है। यह डिजिटल रूप से समावेशी ग्रामीण समुदायों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 जो कि नई दिल्ली में हो रहा है, यह परिवर्तनकारी प्रदर्शन एक प्रदर्शनी से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। यह जमीनी स्तर पर डिजिटल शासन के व्यवहारिक कार्यान्वयन को प्रदर्शित करता है। मंडप शहरी और ग्रामीण भारत के बीच एक सेतु का काम करता है, जो आगंतुकों को मूर्त कार्यान्वित समाधानों के माध्यम से ग्रामीण भारत में चल रही डिजिटल क्रांति को देखने का अवसर प्रदान करता है। ये हो गया हमारा न्यूज। मतलब न्यूज ये था हमारा कि भारत का 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में संपन्न हो गया। ठीक है, क्यों, क्या हुआ संपन्न, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये मैंने आप लोगों को भी बता दिया। और
एक चीज़ और याद रखना है कि इस व्यापार मेले का जो उद्घाटन किया, ये पीयूष गोयल जो है हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने हमारा यार कहाँ चला गया। अब देखिए, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2024 के अवसर पर बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 का विमोचन किया गया। मतलब अगर प्रतियोगिता दर्पण में देखें तो लिखा हुआ है 2023-24 में देश में पशुधन उत्पादों में वृद्धि, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय का अंतिम आंकड़ा। तो हम लोग अब इससे पढ़ लेते हैं, हम लोग का काम हो जाएगा फटाफट। केंद्रीय जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आज नई दिल्ली में मनाए गए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी विभाग के वार्षिक प्रकाशन बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 का विमोचन किया। इस अवसर पर मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और श्री जॉर्ज कुरियन के साथ DAHD सचिव सुश्री अलका उपाध्याय और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। आज जारी किया गया बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी यानी BAHS 2024 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो पशुधन और डेयरी क्षेत्र के रुझानों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। यानी कि बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी यानी BAHS 2024 1 मार्च 2023 से 29 फरवरी 2024 की अवधि के लिए किए गए एकीकृत नमूना सर्वेक्षण के परिणामों पर आधारित है। देश में यह अनूठा सर्वेक्षण दूध, अंडे, किसके लिए, तो दूध, अंडे, मांस, ऊन जैसे प्रमुख पशुधन उत्पादों के उत्पादन अनुमानों पर महत्वपूर्ण डेटा उत्पन्न करता है, जो पशुधन क्षेत्र में नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकाशन में दूध उत्पादन में शामिल पशुओं, मुर्गी पालन करने वाले पक्षियों, वध किए गए जानवरों और भेड़ों की अनुमानित संख्या सहित MLP के उत्पाद और प्रति व्यक्ति उपलब्धता का राज्यवार अनुमान शामिल है। इसके अलावा यह पशु चिकित्सा अस्पतालों, पॉलीक्लिनिक्स, गौशालाओं, राज्य फार्मों और अन्य बुनियादी ढांचों के विवरणों के साथ किए गए कृत्रिम गर्भाधान की संख्या और पशुधन क्षेत्र पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य पर बहुमूल्य डेटा प्रस्तुत करता है, जो कि विवरण है। अब यहाँ पर चलते दूध, अंडा, मांस और ऊन उत्पादन, ठीक है। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स BAHS देश में दूध, अंडे, मांस और ऊन के उत्पादन का अनुमान सालाना जारी करता है, जो एकीकृत नमूना सर्वेक्षण के परिणामों पर आधारित होता है, जो देश भर में 3 मौसमों यानी गर्मी मार्च से जून, बरसात जुलाई से अक्टूबर, सर्दी नवंबर से फरवरी में आयोजित किया जाता है। बस 2023-24 के लिए दूध, अंडे, मांस और ऊन के अनुमान सामने आ चुके हैं और सर्वेक्षण के परिणाम नीचे दिए गए हैं, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। दूध उत्पादन BAHS 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 के दौरान देश में कुल दूध उत्पादन 239.30 मिलियन टन होने का अनुमान है। 239.30 बिलियन टन, जो पिछले 10 वर्षों की तुलना में 5.6% का वृद्धि हुआ है, इसको याद रखना है। जबकि 2014-15 में 146.3 मिलियन टन था। इसके अलावा 2022-23 के अनुमानों की तुलना में 2023-24 के दौरान 3.78% की वृद्धि हुई थी। अब इम्पोर्टेंट यहाँ आ जाता है, 2023-24 के दौरान शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, जिसकी कुल उत्पादन में हिस्सेदारी 16.21%, उसके बाद राजस्थान 14.51%, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र। मतलब सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, फिर राजस्थान में होता है, फिर मध्य प्रदेश में होता है, फिर गुजरात में होता है, फिर महाराष्ट्र में होता है। याद रख लेना है, सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन राज्य में कहाँ पर होता है, तो यूपी में होता है, फिर राजस्थान में होता है, फिर MP में होता है, फिर गुजरात में होता है, फिर महाराष्ट्र में होता है। कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद फिर राजस्थान में होता है, उसके उत्तर प्रदेश में होता है, राजस्थान में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, गुजरात में होता है, महाराष्ट्र में होता है। उत्तर प्रदेश में होता है, राजस्थान में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, गुजरात में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, राजस्थान में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, गुजरात में होता है और महाराष्ट्र में होता है।
और सबसे अधिक जो वृद्धि है वो पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई, उसके बाद झारखंड में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में और असम में। सबसे ज़्यादा जो वृद्धि है वो पश्चिम बंगाल में दर्ज की, मतलब दूध उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ दर्ज की गई? पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई। अब अंडा उत्पादन में चलते हैं। 2023-24 में अंडा उत्पादन 142.77 बिलियन रहने का अनुमान है, जो पिछले 10 वर्षों में 2014-15 के दौरान 78.48 बिलियन के अनुमान की तुलना में 6.8% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा 2022-23 की तुलना में 2023-24 में भी सालाना अंडा उत्पादन में भी वृद्धि हुआ। दूध उत्पादन में भी वृद्धि, अंडा उत्पादन में। सबसे बड़ा योगदान आंध्र प्रदेश का है, इसके बाद तमिलनाडु का है, उसके बाद तेलंगाना का है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का है और फिर कर्नाटक का है। तो सबसे ज़्यादा अंडा का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है और सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंडा का उत्पादन होता है। ठीक है। और सबसे अधिक वृद्धि दूध के मामले में कहाँ हुआ था? तो दूध के मामले में सबसे वृद्धि वेस्ट बंगाल में हुआ था और अंडा के मामले में सबसे वृद्धि लद्दाख में दर्ज की गई, उसके बाद मणिपुर में और उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। आगे चलते हैं मांस उत्पादन में। मांस का उत्पादन 10.25 मिलियन टन होने का अनुमान है। 2014-15 में 6.69 मिलियन टन का अनुमान था। पिछले 10 वर्षों में मांस में भी वृद्धि हुआ, तो अंडा में भी वृद्धि, दूध में भी वृद्धि, मांस में भी वृद्धि। इसके अलावा 2022-23 की तुलना में 2023-24 में उत्पादन में 4.9% की वृद्धि। यह भी कहा गया कि कुल मांस उत्पादन में योगदान पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मांस उत्पादन होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का बारी है, फिर महाराष्ट्र है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना। तो और एजीआर वृद्धि में सबसे ज़्यादा असम में वृद्धि हुआ है, उसके बाद उत्तराखंड में हुआ है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो दूध के उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है यूपी में, अंडा का उत्पादन सबसे आंध्र प्रदेश में और मांस का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है वेस्ट बंगाल में। ठीक है। उन उत्पादन में जो है पिछले वर्ष की तुलना में मामूली वृद्धि हुई है, लेकिन उनमें वृद्धि हुई है। ठीक है। और सबसे बड़ा योगदान राजस्थान का है उनके उत्पादन में। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान में होता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान में होता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में, उसके बाद गुजरात में, महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में आता है और वार्षिक वृद्धि दर में पंजाब का वृद्धि दर सबसे अधिक है। अब विश्व परिदृश्य में चले तो भारत विश्व स्तर पर दूध उत्पादन में अग्रणी है, जबकि अंडा उत्पादन भारत विश्व स्तर पर दूध उत्पादन में अग्रणी है, जबकि अंडा उत्पादन में, अच्छे से लिख देता हूँ, भारत दूध उत्पादन, यहाँ लिखा हुआ है भारत विश्व स्तर में दूध उत्पादन में अग्रणी है, जबकि अंडा उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। तो ये भी हमारा टॉपिक हो गया खत्म। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 8 वर्ष पूरे हो गए। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है, इसके 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों के लिए पक्के मकान बनाने और उपलब्ध कराने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के कारण 2014 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, 2015 और 2016 ग्रामीण का शुभारंभ किया गया था। इसीलिए उसका 2024 में उसका 8 वर्ष पूरा हो गया था, अब 9वां वर्ष चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है क्या? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है 20 नवंबर 2016 को शुरू की गई थी, जिसके लक्ष्य समाज के सबसे गरीब वर्गों के लिए आवास प्रदान करना था। लाभार्थियों का चयन कठोर 3 चरणीय सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता था, जिसमें सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना जो है 2011 और आवास 2018 सर्वेक्षण, ग्राम सभा अनुमोदन और जियो टैगिंग शामिल है। जिससे सुनिश्चित होता है कि सहायता सबसे योग्य व्यक्ति तक पहुंचे। कैसे कैसे? तो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना, आवास प्लस जो 2018 में जन्म हुआ था उसका सर्वेक्षण, और ग्राम सभा अनुमोदन और जियो टैगिंग के द्वारा, इस सब के द्वारा जो है योग्य व्यक्तियों का पहचान किया जाता है। इस योजना में कुशल निधि संवितरण के लिए आईटी और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को भी शामिल किया गया, डीबीटी को शामिल किया गया। इसमें विभिन्न निर्माण चरणों में जियो टैग की गई तस्वीर के माध्यम से क्षेत्र विशिष्ट आवास डिजाइन और साक्ष्य आधारित निगरानी भी शामिल है। देखिए आगे चलते हैं। आवेदन की प्रक्रिया और क्रिया के बारे में ऐसा कुछ जानने की जरूरत है नहीं, इससे कुछ है नहीं।
देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम लोग प्रगति के बारे में। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने 3.32 करोड़ मकान बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है और 19 नवंबर 2024 तक 3.21 करोड़ मकानों को मंजूरी दे दी गई है और 2.67 करोड़ मकान पूरे हो चुके हैं, जिसमें लाखों ग्रामीण परिवारों की रहने की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। टारगेट इतना है 3,32,080, सेंशन हो गया है 3 करोड़ 32 लाख टारगेट है, 3 करोड़ 21 लाख सेंशन हो गया है और 2 करोड़ 67 लाख का कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखिए इस सबसे मेन पार्ट यहाँ पे आ जाता है क्या, इस योजना में महिला सशक्तिकरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें 74% स्वीकृत मकानों का स्वामित्व पूरी तरह से ये संयुक्त रूप से महिलाओं के पास है। यह योजना अब महिलाओं को 100% स्वामित्व प्रदान करने की आकांक्षा रखता है। कुशल रोजगार भी प्राथमिकता रही। लगभग 3 लाख ग्रामीण राजमिस्त्रियों को आपदा रोधी निर्माण में प्रशिक्षित किया गया है, जिससे उसकी रोजगार क्षमता में वृद्धि हुई है। 2 करोड़ से अधिक परिवारों के लिए मकान के निर्माण से लगभग 10 करोड़ व्यक्तियों को लाभ होने की उम्मीद है। इस मंजूरी के बिना आवास वाले सभी लोगों और जीर्णशीर्ण और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों के लिए सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले सुरक्षित मकानों के निर्माण की सुविधा मिलेगी। इससे लाभार्थियों की सुरक्षा, स्वच्छता और सामाजिक समावेशन सुनिश्चित होगा। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में देखिए क्या है। 25 वर्ग मीटर की न्यूनतम इकाई का आकार, 25 वर्ग मीटर न्यूनतम मकान का आकार रहेगा, जिसमें स्वच्छ खाना पकाने के लिए समर्पित क्षेत्र भी शामिल होगा। लाभार्थी स्थानीय सामग्रियों और प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों का उपयोग करके गुणवत्तापूर्ण मकान बनाते हैं। लाभार्थी का मानक सीमेंट कंक्रीट मकान डिजाइनों के बजाय संरचनात्मक रूप से सुदृढ़, सौंदर्यपूर्ण, सांस्कृतिक और पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त मकान डिजाइनों का डिजाइन का विस्तृत चयन का उपलब्ध कराता है। ठीक है। डिटेल्स ऑफ द बेनिफिट्स गिवन इन द प्रोग्राम, तो ये सब अभी मैंने बता ही दिया था। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो कि अभी मैंने बताया है ये सब। अब देखिए ऋण क्या दिया जाता है, देखिए कितना पैसा दिया जाता है। पात्र लाभार्थियों को उनके पक्के मकान के निर्माण के लिए 3% कम ब्याज दर पर 70,000 तक का ऋण उपलब्ध है और अधिकतम मूल राशि जिसके लिए सब्सिडी का लाभ भी उठाया जा सकता है वो 2 लाख रुपए तक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्माण लागत व्यापक रूप से कवर की गई है। यह अतिरिक्त ऋण सहायता लाभार्थियों पर वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करेगा, जिससे ग्रामीण परिवारों के लिए गृह निर्माण किफायती हो जाता है। पात्रता मानदंड क्या है ये देखिए लाभार्थियों के लिए। विशिष्ट मानदंडों का उपयोग करके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों की पहचान की जाती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सबसे योग्य परिवार, विशेष रूप से आवास अभाव का सामना करने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाए। इस योजना के तहत लाभार्थी का पहचान सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011, आवास प्लस 2018 सर्वेक्षण और ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित किया जाता है जियो टैगिंग के माध्यम से। पिछले 1 दशक में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की स्थायी प्रतीक्षा सूची पूरी हो गई है और 20 से अधिक राज्यों का आवास प्लस 2018 सूची भी पूरा हो गया है। पात्रता मानदंड में आवासीन परिवार, बिना आश्रय वाले सभी परिवार, कच्चे घरों वाले परिवार, सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के अनुसार कच्ची दीवारों और कच्ची छत वाले घरों या 0 या 1-2 कमरों वाले घरों में रहने वाला परिवार है। अनिवार्य समावेश मानदंड में देखिए क्या क्या है। निम्नलिखित श्रेणियों के लोग स्वचालित रूप से लाभार्थियों की सूची में अपने आप शामिल हो जाएंगे। निराश्रित परिवार या भिक्षा पर जीवन यापन करने वाले लोग होंगे तो अपने आप शामिल हो जाएंगे। मैनुअल ढोने वाले लोग हैं तो अपने आप शामिल हो जाएंगे। आदिम जनजातीय समूह तो अपने आप शामिल हो जाएंगे। कानूनी तौर पर रिहा के बंधुआ मजदूर हैं तो वो अपने आप ही शामिल हो जाएंगे। SC ST को देखिए सबसे ज़्यादा है, अदर्स को उसके बाद है। निम्नलिखित सामाजिक आर्थिक मानदंडों का उपयोग करके गणना किए गए संचयी अभाव स्कोर के आधार पर विशेष प्राथमिकता भी दी जाएगी। ऐसे परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं होगा तो उसको भी प्राथमिकता दी जाएगी। महिला मुखिया वाले परिवार जिसमें वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है उसको भी प्राथमिकता दी जाएगी। वे परिवार जिनमें 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क नहीं है उसको भी प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे परिवार जिनमें एक दिव्यांगजन सदस्य है और कोई सक्षम वयस्क नहीं है उसको भी प्राथमिकता दी जाएगी। और भूमिहीन परिवार शारीरिक आकस्मिक श्रम पर निर्भर उसको दिया जाएगा, इसको भी दिया जाएगा। और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ परिवारों को उनकी वित्तीय स्थिति और संपत्ति के आधार पर योजना से बाहर रखा गया है। कैसे देखिए, स्वचालित कैसे बाहर कर दिया गया है। जिन परिवारों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट सीमा 50,000 रुपये से अधिक है उसको बाहर कर दिया गया है। सरकारी कर्मचारी और गैर उद्यम कृषि वाले को भी बाहर कर दिया गया है। 15,000 रुपये से अधिक मासिक आय वाले आयकर भुगतान करने परिवार को भी बाहर कर दिया गया है। जिन परिवारों के पास रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन या सिंचित भूमि 2.5 एकड़ से अधिक जैसी संपत्ति उसको भी बाहर कर दिया गया है। समावेशिता को बढ़ाने के लिए बहिष्करण मानदंड को 13 से घटाकर 10 कर दिया गया। मछली पकड़ने वाले या नाव या मोटर चलित
दोपहिया वाहन के स्वामित्व जैसी शर्तों को हटा दिया गया है और आय सीमा को 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। अब निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने सुरक्षित आवास प्रदान करके लाखों ग्रामीण परिवारों की जीवन स्थितियों को बदलने में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास योजना से कहीं अधिक है। यह ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने, सामाजिक समानता सुनिश्चित करने और हाशिया पर रहने वाले समुदायों के उत्थान के लिए आंदोलन है। 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण के लिए हालिया मंजूरी के साथ सरकार सभी के लिए आवास लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धता को मजबूत करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक पात्र परिवार की गुणवत्तापूर्ण आवास और सम्मानजनक जीवन मिल सके प्रत्येक परिवार। ये हो गया निष्कर्ष हमारा। अब लास्ट टॉपिक है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। प्राकृतिक खेती के देखिए यहाँ पे मैंने लगाया प्राकृतिक खेती होता क्या है। तो प्राकृतिक खेती क्या होता है? देश की आत्मनिर्भरता, खेती का एक टिकाऊ तरीका ही प्राकृतिक खेती कहलाता है। देश की आत्मनिर्भरता की यात्रा में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है, जिसका केंद्र बिंदु किसान है। हमारी सरकार के प्रयास तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में किसानों के उत्थान, सशक्तिकरण और स्थिरता पर लगातार केंद्रित रहे हैं। इसी प्रयास में हम पारिस्थितिकीय रूप से टिकाऊ और आर्थिक रूप से व्यवहार तरीकों को प्राप्त करने के लिए लगातार विभिन्न तरीकों की खोज करते रहते हैं। प्राकृतिक खेती यहाँ से आ गया। प्राकृतिक खेती एक ऐसी विधि है जो इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। कौन सा लक्ष्य? पारिस्थितिकीय रूप से टिकाऊ और आर्थिक रूप से व्यवहार तरीके से खेती करने जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करता है। यह हमारे समृद्ध पारंपरिक ज्ञान पर आधारित है और स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर आधारित कृषि पद्धति है जो इसे टिकाऊ और व्यवहार बनाती है। प्राकृतिक खेती क्या है? तो प्राकृतिक खेती की एक ऐसी विधि है जिसमें पारिस्थितिकीय रूप से टिकाऊ और आर्थिक रूप से व्यवहार तरीके से खेती की जाती है और यह खेती हमारे समृद्ध पारंपरिक ज्ञान पर आधारित है और स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर आधारित कृषि पद्धति है जो इसे टिकाऊ और व्यवहार बनाती है। इसी को कहते हैं प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, केरल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। बिहार प्राकृतिक खेती नहीं करता, याद रख लेना है। अब जो हमारा टॉपिक था राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का शुभारंभ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत? तो कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत प्राकृतिक खेती मिशन को शुरू किया गया है। स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू करने को मंजूरी दी है। इस योजना को 15वें वित्त आयोग 2025-26 तक कुल परिव्यय 2481 करोड़ रुपए, भारत सरकार का हिस्सा 1584 करोड़ रुपए और राज्य सरकार का हिस्सा 897 करोड़ रुपए है। ठीक है। सरकार ने कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में पूरे देश में मिशन मोड में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू किया है। अपने पूर्वजों से विरासत में मिले पारंपरिक ज्ञान पर आधारित किसान रसायन मुक्त खेती के लिए प्राकृतिक खेती की आदत डालेंगे, जिसमें स्थानीय पशुधन, एकीकृत प्राकृतिक खेती के तरीके, विविध फसल प्रणाली आदि शामिल है। प्राकृतिक खेती स्थानीय ज्ञान, स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकियों पर आधारित स्थानीय कृषि परिस्थितियों सिद्धांतों का पालन करती है और स्थानीय कृषि परिस्थिति के अनुसार विकसित होती है। प्राकृतिक खेती मिशन का उद्देश्य सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए एनएफ कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देना है। मिशन का उद्देश्य किसानों को खेती में आने वाली लागत को कम करना और बाहरी से खरीदी गए संसाधनों पर निर्भरता को कम करने में सहायता करता है। प्राकृतिक खेती स्वस्थ मृदा इकोसिस्टम का निर्माण और रखरखाव करेगी, जैव विविधता को बढ़ावा देगी और प्राकृतिक खेती के अनुसार लाभकारी स्थायी खेती के लिए उपयुक्त लचीलापन बढ़ाने के लिए विविध फसल प्रणालियों को प्रोत्साहित करेगी। प्राकृतिक खेती मिशन को वैज्ञानिक रूप से पुनर्जीवित करने और किसान परिवारों और उपभोक्ताओं के लिए स्थिरता, जलवायु लचीलापन और स्वस्थ भोजन की दिशा में कृषि कार्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए बदलाव के रूप में शुरू किया गया है। अगले 2 वर्षों में प्राकृतिक खेती मिशन को इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15,000 समूहों में लागू किया जाएगा तथा 1 करोड़ किसानों तक पहुंचाया जाएगा और 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती शुरू की जाएगी।
NF खेती करने प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों SRLM PCS FPO आदि के प्रचलन वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा किसानों के लिए उपयोग के लिए तैयार प्राकृतिक खेती लागत की आसान उपलब्धता और पहुंच प्रदान करने के लिए आवश्यकता आधारित 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र यानी स्थापित किए जाएंगे। अगले 2 वर्षों में प्राकृतिक खेती को इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15,000 समूहों में लागू किया जाएगा तथा 1 करोड़ किसानों तक पहुंचाया जाएगा और 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती शुरू की जाएगी। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों SRLM PCS FPO आदि के प्रचलन वाली क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा किसानों के उपयोग के लिए तैयार NF लागत की आसान उपलब्धता और पहुंच प्रदान करने के लिए आवश्यकता आधारित 10,000 जैव इनपुट स्थापित किए जाएंगे, भी बताया मैंने। प्राकृतिक खेती मिशन के तहत कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और किसानों के खेतों में लगभग 2,000 NF मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे। प्राकृतिक खेती मॉडल प्रदर्शन फॉर्म स्थापित किए जाएंगे और इन्हें अनुभवी और प्रशिक्षित किसान मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। इच्छुक किसानों को उनके गांवों के पास KVK, AU और NF यानी प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों में खेतों में NF पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, NF इनपुट की तैयारी आदि मॉडल पर प्रदर्शन फार्म में प्रशिक्षित किया जाएगा। 18.75 लाख प्रशिक्षित इच्छुक किसान अपने पशुओं का उपयोग करके या BRC से खरीदकर जीवामृत, बीजामृत आदि जैसे कृषि संसाधन तैयार करेंगे। जागरूकता पैदा करने, एकजुट करने और समूहों में इच्छुक किसानों की मदद के लिए 30,000 कृषि सखियों CRP को तैनात किया जाएगा। कृषि सखियों ने CRP को तैनात किया जाएगा। प्राकृतिक खेती के तरीकों से किसानों की खेती लागत कम करने और बाहर से खरीदे गए संसाधनों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही मिट्टी की सेहत, उर्वरता और गुणवत्ता को फिर से जीवंत करने और जलभराव, बाढ़, सूखे आदि जैसे जलवायु जोखिमों से संभलने का सामर्थ्य पैदा करने में मदद मिलेगा। ये तरीके उर्वरकों, कीटनाशकों आदि के संपर्क में आने से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को भी कम करता है और किसानों के परिवार को स्वस्थ और पौष्टिक भोजन प्रदान करते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक खेती के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ धरती माता विरासत में मिलती है। मिट्टी में कार्बन की मात्रा और जल उपयोग दक्षता में सुधार के माध्यम से मिट्टी के सूक्ष्म जीवों और NF में जैव विविधता में वृद्धि होती है। किसानों को एक आसान सरल प्रमाणन प्रणाली और समर्पित समान ब्रांडिंग प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें अपने प्राकृतिक कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंच प्रदान की जा सके। प्राकृतिक खेती मिशन कार्यान्वयन की वास्तविक समय को जियो टैग और संदर्भित निगरानी और एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। स्थानीय पशुधन आबादी को बढ़ाने, केंद्रीय मवेशी प्रजनन फार्मों, क्षेत्रीय चारा स्टेशन पर प्राकृतिक खेती मॉडल प्रदर्शन फार्मों का विकास करने, स्थानीय किसानों के बाजार, कृषि उपज बाजार समिति, मंडियों, हाटों, डिपो आदि के अभिसरण के माध्यम से जिला, ब्लॉक, GP स्तर पर बाजार संपर्क प्रदान करने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मौजूदा योजनाओं और सहायता संरचनाओं के साथ अभिसरण की खोज की जाएगी। इसके अतिरिक्त छात्रों को R&W रिसर्च कार्यक्रम और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कार्यक्रम और प्राकृतिक खेती पर समर्पित स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्राकृतिक खेती मिशन में शामिल किया जाएगा। खत्म। आप कहेंगे कि सर इतना लंबा वीडियो हो जा रहा है। चाहूँ तो मैं मुश्किल से 15 मिनट लगेगा मुझे ख़त्म करने में, लेकिन अभी तो PT हम लोगों का दूर है। 30 सितंबर को PT है। जब 30 सितंबर को PT है तो हम अगर लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं तो हमने पहले भी कहा मेरे पास शब्द जो है वो स्टॉक होगा तो हम कैसे मेंस में लिख सकते हैं, मेरे पास वर्ड जमा होगा, कैसे मेंस में लिख सकते हैं हम, वो सब चीज़ें डेवलप होंगी। जब ये सब चीज़ें डेवलप होंगी तो हमें मेंस में आंसर राइटिंग में बहुत काम देगा। आप इस वीडियो को देखते रहिए, आप देखिएगा कि 2 से 3 महीने में आपका कितना इम्प्रूवमेंट होता है। थोड़ा सा एक बार का मेहनत का काम है, लेकिन इम्प्रूवमेंट देखिएगा कितना होगा। फिर मेंस के समय में हम लोग लाएंगे ना, ये सबको शॉर्ट में लाएंगे। 45 मिनट 50 मिनट में 1 महीने का प्रतियोगिता दर्पण खत्म। सिर्फ PT पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। अभी पहले इसको तो पढ़ते हैं, अभी समय हमारे पास, तो हम समय दें, यूटिलाइज करें इसको। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।